ओके। हम लोग अभी लास्ट जो हमारा पॉइंट था वो हम न्यूक्लियर एज को डिस्कस कर रहे थे कि न्यूक्लियर एज और उसके इम्पैक्ट की वजह से भी क्या हुआ है कि जो सॉवरेन नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था वो वीक होता जा रहा है, वो डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेशंस और नेशनल पावर। कि जो नेशनल पावर है, अब एक स्टेट की जो ताकत है कि वो किस तरह से फैसले लेगा, किस हिसाब से लेगा, क्या डिसीजंस उसके होंगे, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि उसकी जो पावर है वो उस पर थोड़ी सी लिमिटेशंस आ गई हैं, थोड़ी सी आप हदूद आ गई हैं या रुकावटें आ गई हैं कि वो जो उसकी पावर थी वो किस लेवल तक जाएगी, किस लेवल तक वो अपनी ताकत को इस्तेमाल कर सकते हैं, किस वजह से उसकी पावर कमजोर हो गई है या रुकावटें आ रही हैं। वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन। अब आप खुद ये ऑब्जर्व करते हो कि अगर कोई इशू हो जाता है पाकिस्तान के अंदर, अब हम ये देखते हैं कि आपको पता होगा कि इस्लामाबाद के जू में ना, चिड़ियाघर में एक हाथी था, कावान। ठीक है, ये बहुत अरसे से था, बहुत अरसे से अकेला था। तो उस कावान को आज़ाद करने के लिए कोई इंटरनेशनल कोई स्टार थी, उसको पता चला तो उसने पूरी कैंपेन चलाई थी इंटरनेशनली। और पूरी इंटरनेशनली क्या हुआ था कि उसके ऊपर वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन डेवलप हुआ कि इस कावान को आज़ाद किया जाए, या तो उसके साथ कोई दूसरा हाथी लाया जाए, ठीक है, या फिर उसको यहाँ से निकाल के किसी और मुल्क शिफ्ट किया जाए जहाँ पे उसके साथ और भी बहुत सारे हाथी हों, किसी नेचुरल नेचुरल जगह पे। ठीक है, तो वो हमारी पावर के ऊपर क्या हुआ कि वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन ने इन्फ्लुएंस किया, और उसके बाद उसका कोई केस हुआ था पाकिस्तान की कोर्ट में, और केस ने डिसाइड किया कि हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो उस शेर को फिर सॉरी हाथी को फिर छोड़ दिया गया था। तो दैट शोज कि इंटरनेशनली वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन जो बन जाता है, ठीक है, पब्लिकली पूरी दुनिया का जो ओपिनियन बन जाता है, उस ओपिनियन की बेसिस पे जो नेशनल की पावर है, जो कौम की जो ताकत है डिसाइड करने की, जो सलाहियत है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, इंटरनेशनल वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन की वजह से, इंटरनेशनल मोरालिटी की वजह से, इंटरनेशनली क्या उसमें मोरल्स क्या बनी हुई हैं, वैल्यूज क्या बनी हुई हैं, नॉर्म्स क्या बने हुए हैं इंटरनेशनली, ठीक है, उनकी बेसिस पे, इंटरनेशनल लॉ के बेसिस पे। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ अगर बनता है, इंटरनेशनल जो डिफरेंट जस्टिस कोर्ट्स बनी हुई हैं, ठीक है, जो कलभूषण का के जो केस था, ठीक है, वो इंटरनेशनल कोर्ट में गया था। अब उन्होंने जो डिसीजन देंगे तो उसके मुताबिक हम एक्ट करेंगे, राइट। तो दैट शोज कि जो नेशनल पावर है उसके अंदर लिमिटेशन कैसे आ गई है। अब फिर क्या है, मूवमेंट्स इन फेवर ऑफ डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। कुछ ऐसी मूवमेंट्स चलती हैं इंटरनेशनली कि जिसके अंदर ये कहा जाता है कि डिसआर्म किया जाए, कि किसी कंट्री के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो उनको खत्म कर दिया जाए, उनके इस्तेमाल को रोक दिया जाए, या आर्म्स को कंट्रोल किया जाए। राइज ऑफ सेवरल स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल पीस मूवमेंट्स। ठीक है, इंटरनेशनली बहुत अगर बड़े लेवल पे, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे पीस मूवमेंट्स होती हैं, तो वो पीस मूवमेंट्स भी क्या करती हैं कि वो जो नेशन स्टेट की जो पावर है उसको कंट्रोल कर रही होती है। इन इन वजूहात की बेसिस पे, दीज आर द सोर्सेज। ठीक है, कि ये ऐसे रीजंस हैं, ऐसी चीजें हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो नेशन पावर है वो वीक हो जाती है। द नेशन स्टेट फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट इफ नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल नहीं, बल्कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है कि वो अपने गोल्स को अचीव करें इन इन फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, मॉडर्न नेशन स्टेट क्या करते हैं कि वो ताकत के जरिए से, ठीक है, मॉडर्न नेशन स्टेट अपने इंटरेस्ट को, अपने मफादात को यूज ऑफ फोर्स या वायलेंस के जरिए से हासिल नहीं कर सकती। जैसे एग्जांपल ने दी हुई है कि बहुत सारी ऐसी वॉर्स हुई हैं डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान में, तो वो फेल हुई हैं। उनके मकसद कुछ थे, उनके कुछ मकासद थे, लेकिन वो वॉर्स क्या हुई हैं, वो फेल हो गई हैं। जैसे इंडो पाक वॉर है, अरब इसराइल वॉर्स हैं, ईरान इराक वॉर है। तो ये शो कर रहा है कि मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान में जो जंगें हुई हैं, इन जंगों का मकसद क्या था कि हम कुछ अपने मकासद हासिल करें। ठीक है, और उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया, उन्होंने वायलेंस का इस्तेमाल किया, उन्होंने जंग का इस्तेमाल किया, लेकिन क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो इशू थे ये नहीं रिजॉल्व हुए, इन वॉर्स का फेलियर हुई, नाकाम हो गई वॉर। ठीक है, तो दैट शोज कि इनकी जो, और क्या हुआ था, टू सेटल द डिस्प्यूट्स। ठीक है, इन और इनके अंदर क्या हुआ था कि अगर
उन्होंने इनके दरमियान जो झगड़ा था ना, उस झगड़े को रोकने के लिए अगर उन्होंने जंग की या जो ताकत का इस्तेमाल किया था, वो उसमें कामयाब नहीं हुए, ठीक है। दिस फर्दर एक्टेड एज अ सोर्स ऑफ चेंज इन द नेचर रोल ऑफ द नेशन स्टेट। ये शो कर रहे हैं हमें कि ये जो आजकल के टाइम पीरियड में अगर कोई मुल्क ताकत के जरिए से अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करता है, वायलेंस के जरिए से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करता है, तो वो उसमें कामयाब इस तरह से नहीं होता। erosion of the concept of sovereign equality of the nation states, ठीक है, कि हमने पीछे ये पॉइंट पढ़ा था नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट के अंदर कि जो नेशन स्टेट्स होती हैं वो आज़ाद होती हैं, वो बराबर होती हैं, उनके दरमियान इक्वालिटी होती है, ठीक है। लेकिन हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया की जितनी भी नेशन स्टेट्स हैं वो बराबर नहीं है। कुछ नेशन स्टेट्स ऐसी हैं जो कि बहुत स्ट्रांग हैं, कुछ ऐसी हैं जो सुपर पावर है, वो हर चीज़ को डिसाइड कर रही हैं। कुछ नेशन स्टेट्स ऐसी हैं जो कि बहुत वीक हैं, वो अंडर डेवलप्ड हैं, उनके ऊपर कोई भी कंट्री किसी किस्म का भी इल्ज़ाम लगा के अटैक कर लेती है, उसको उसको जंग में तब्दील कर लेती है, वहाँ पे खाना जंगी हो जाती है, वहाँ पे वॉर स्टार्ट कर लेती है। तो दैट शोज़ कि जो नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है या जो फीचर है, जिसलिए हम ये कहते हैं कि जो नेशन स्टेट्स एंड दे आर ऑल इक्वल। तो ये जो इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज नॉट, यू कैन से कि प्रेजेंट इन टुडेज वर्ल्ड, जो कि हम अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि ये जो इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरी में तो मौजूद है, मतलब किताबों में तो मौजूद है, मैगजीन्स किताबों में ऐसे थ्योरेटिकल तो मौजूद है, लेकिन इन रियलिटी सच्चाई में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जांपल देते हैं कि 1850 से लेकर 1945 के टाइम पीरियड में कुछ स्टेट्स क्या थी, वो बहुत पावरफुल थी, ठीक है। 1850 से लेकर 1950 में कुछ स्टेट्स ऐसी थी जो कि पावरफुल थी और जो दुनिया का इंटरनेशनल सिस्टम था उसको डोमिनेट कर रही थी। फिर क्या हुआ, आजकल के टाइम पे कहते हैं जैसे कि जो कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड है, जो न्यूक्लियर पावर्स हैं जैसे रशिया, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, दे आर P5 कंट्रीज न्यूक्लियर पावर्स, जिनको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर हासिल है। अगर वो किसी चीज़ को ना कर दें तो वो कोई भी फैसला उससे नहीं लिया जाता, ठीक है। अगर यूएसए, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, वीटो पावर इनके पास है कि वो ना कर सकती हैं किसी चीज़ को, वो किसी को हाँ कर सकती है, उसको एक्सेप्ट कर सकती हैं, राइट। या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, या आप ये कह सकते हैं जैसे जापान है, जर्मनी है, यूरोपियन यूनियन की डिफरेंट स्टेट्स हैं, ये डेवलप्ड हैं और इकोनॉमिकली रिच स्टेट्स हैं। तो जितनी भी ये रिच स्टेट्स हैं, ये जिनके पास वीटो पावर है या ये न्यूक्लियर पावर है या जो डेवलप्ड हैं, इकोनॉमिकली एडवांस्ड हैं, उनके पास ताकत ज़्यादा है, दे आर मोर पावरफुल, ठीक है। और वो क्या करती हैं, वो स्मॉल अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज, पुअर कंट्रीज को कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। अब आपको उन्होंने बताया हुआ एग्जांपल दी हुई कि जो यूएसए की पावर है, आप ऑब्जर्व करते हो पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, वो क्या करता है, ये यूएस तमाम बाकी कंट्रीज के ऊपर हावी है। क्यों हम इसे कहते हैं सुपर पावर है? हमें तो ये कहना चाहिए कि नहीं, पूरी दुनिया के अंदर सुपर पावर कोई भी नहीं है, सब बराबर है, बट दिस इज नॉट द केस। ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है कि तमाम दुनिया के अंदर एक सुपर पावर है, दैट इज यूएसए, और दिस इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर इसका बहुत ज्यादा होल्ड है, डोमिनेंस है। अब ये कहते हैं कि जो इक्वालिटी है नेशन स्टेट्स के दरमियान में, क्यों नहीं है, क्यों इक्वल नहीं है कंट्रीज आपस में, क्यों कुछ पावरफुल है, कुछ पावरफुल नहीं है, कुछ डेवलप्ड है, कुछ अंडर डेवलप्ड है? बिकॉज ऑफ द आईटी रेवोल्यूशन की वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इतनी चेंज आया है, ग्लोबलाइजेशन में तब्दीली आई है, ठीक है। थ्रेट ऑफ एन ऑल डिस्ट्रक्टिव टोटल वॉर, कि अगर कोई जंग हो जाती है उस जंग के खतरे की वजह से, कि इस वजह से कुछ पावरफुल कंट्रीज हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनको एक्सपोर्ट करना होता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने डेवलप्ड कंट्रीज को चीज़ें एक्सपोर्ट करनी होती है, रॉ मटेरियल, ताकि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके, उनकी इकोनॉमी चलती रहे। तो हमें ये शो कर रहा है कि हम ये कहते हैं कि सॉवरेन, कि पूरी दुनिया के अंदर तमाम रियासतें बराबर हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ पावरफुल हैं ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग अ न्यूक्लियर पावर, कुछ पावरफुल हैं बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज, पॉलिटिकल पावर उनके पास ज़्यादा है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, वो डेवलप्ड हैं, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल या यूएन के अंदर उनका होल्ड ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमें शो कर रहा है कि जो कॉन्सेप्ट था इक्वालिटी ऑफ नेशन स्टेट, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। Seventh point is the rise of several powerful non-state actors.
पावरफुल नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है, बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे एक्टर्स आ रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, ऐसी कंपनीज बन रही हैं जिनको प्राइवेटली लोग कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं जो कि कंपनीज को देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को चला रहे हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दी हुई है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, ठीक है, ऐसी कॉर्पोरेशंस जो कि मुख्तलिफ मुल्कों में काम कर रही हैं, उनके लिंक्स हैं, उनकी ब्रांचेज हैं, ठीक है, एंड सेवरल एनजीओज, बहुत सारी एनजीओज, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या रीजनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस वो क्या कर रही हैं, वो कंट्रोल कर रही हैं, राइट। इसमें कहा है नॉन स्टेट एक्टर्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, प्राइवेट कंपनीज, ग्रुप्स या कुछ लोग उनको बना रहे हैं, ठीक है। इनका मकसद क्या है, ताकि हम ट्रेड करें, हम बिजनेस करें, हम जो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें बन रही हैं उनको एक्सचेंज करें, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करें, ठीक है। अगर हम ये बात करती हैं, हम एग्जाम्पल देते हैं कुछ कंट्रीज की कि उनकी प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ मुल्कों में बन रही है। एक कार अगर जर्मनी में बनती है फाइनल, तो उसका इंजन अमेरिका से आएगा, उसकी जो सीट्स हैं वो फॉर एग्जांपल से ऑस्ट्रेलिया से आएंगी, उसका गियर सिस्टम जापान से आएगा। तो ये एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या कर रही है, एक और उसके डिफरेंट मुल्कों में ये बनी हुई है, ब्रांचेस बनी हुई है जहाँ पे वो काम कर रही है, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, इस वजह से क्या हो रहा है कि लोग कंपनीज उनको बना रही हैं, और इनका बहुत बड़ा रोल है किसी कंट्री की ट्रेड को, बिजनेस को संभालने करने में, ठीक है। और ये कंपनीज क्या करती हैं, या जो एनजीओज, इनका क्या मकसद है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, राइट। ये जो नॉन नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स क्या हैं कि मुल्कों के साथ नहीं जुड़े हुए, मुल्कों की गवर्नमेंट के साथ नहीं बने हुए, ठीक है। इसी वजह से इनको नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि ये गवर्नमेंटल नहीं है, बल्कि लोगों ने, प्राइवेट लोगों ने, इंडिविजुअल्स ने या ग्रुप्स ने बनाई हुई है, ठीक है। जिनका मकसद क्या है कि वो किसी खास मकसद के लिए मिलती हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड मकसद हो, ट्रेड से रिलेटेड मकसद हो, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड मकसद हो, एनिमल राइट्स से रिलेटेड बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रही होती है, इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज और एक्टिविटीज को। जैसे ने एग्जांपल दी हुई कि कुछ ऐसी ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसा ऐसा होता है कि अब आप इसके अंदर तो इंक्लूड कर सकते हैं द डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, ठीक है, नॉन स्टेट एक्टर्स है ना, जिसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, किसी खास गवर्नमेंट से फंडेड नहीं है वो, बल्कि वो कुछ लोगों ने अपने मकासद हासिल करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई है। अब वो ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही होती हैं, वो मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों को उन्होंने हायर किया हुआ होता है, ठीक है। वो लोग मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद होते हैं, लेकिन ऑनलाइन उनकी ऑर्गेनाइजेशन बनने की वजह से क्या होता है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और वो क्या कर रहे होते हैं, उनके अलायंसेस बन रहे होते हैं, वो पूरी दुनिया के बाकी लोगों के साथ मिले हुए होते हैं, ठीक है। तो ये चीज बता रही है कि वो लोग फिर स्टेट इंटरेस्ट से बाहर निकल के भी काम करते हैं। वो स्टेट की जो स्टेट ने जो फैसले बताए हैं, जो कानून बताए हैं, उन कानून के बरखिलाफ भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एक तो ये इस तरह से नेशन स्टेट को वीक कर रहे हैं। दूसरी, अगर कोई इशू हो जाता है तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपस में मिलके उसके ऊपर काम करती हैं कि हमें इस चीज़ को लेके आए, इस फैसले को अब अपने मुल्क में इंट्रोड्यूस करवाएं, इस तरीके को अपने मुल्क में लेके आए, ठीक है। तो ये शो कर रहे हैं क्यों, अब फैसला उस हुकूमत ने लेना है, उस स्टेट ने लेना है, लेकिन उनके फैसले के अंदर रोल इन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का आ गया, वो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनका फैसला नहीं मानेगी फॉर एग्जांपल, तो वो, आप ये कह सकते हो कि वो उनको वहां से अपना बिजनेस खत्म कर लेंगे, वहां से अपना ट्रेड को खत्म कर लेंगे, और उसका नुकसान तो गवर्नमेंट को होगा, वहां के लोगों को होगा। तो दैट शोज कि इस तरह से उनकी डिसीजंस को किस तरह से चेंज करते हैं। द लास्ट पॉइंट इज द ग्लोबलाइजेशन वन, ठीक है, जो कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लिंक हमने किया हुआ है कि इट इज अ सोर्स ऑफ लिमिटेशन द सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन स्टेट, सॉरी स्टेट की स्पेलिंग गलत होगी, इट्स STATE, ठीक है। तो नेशन स्टेट की जो सॉवरेनिटी है उसको लिमिट कर दिया है। वो प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रही है, म्यूचुअल कॉपरेशन और कलेक्टिव एक्शन डिफरेंट कंट्रीज के साथ उनका है, उनकी मेंबरशिप है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, UN है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंकिंग की, मेंबरशिप की वजह से वो उनके फिर फैसलों के मुताबिक कभी कभी एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो बॉर्डर्स हैं वो क्या बन गए, सॉफ्ट बॉर्डर्स हो गए, कि जिसके जरिए से पेनिट्रेशन बहुत ईजी हो गई है, इजीली एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, प्रोडक्ट्स, पीपल, सर्विसेज, थिंग्स हो गया है, ठीक है। और इसलिए कह रहे हैं कि नेशन स्टेट इज फाइंडिंग इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट
टू मेंटेन इट्स ट्रेडिशनल फीचर्स एंड सॉवरेन बिहेवियर। और नेशन स्टेट की बहुत ज़्यादा उनको मुश्किल पेश आ रही है कि वो उनका जो आज़ाद और खुद मुख्तियार रियासत का जो कॉन्सेप्ट था उसको किस तरह से मेंटेन कर सके। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स जो हमें ये बता रहे हैं कि जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो वीक हो गया। अब एक ये स्लाइड है जिसमें ये बता रहे हैं कि क्या नेशन स्टेट खत्म हो गया है, इसका कॉन्सेप्ट नेशन स्टेट सिस्टम का, या वो डाइंग सिचुएशन पे है। ठीक है, कि वो खत्म या तो खत्म हो गया है या खत्म होने की तरफ है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो नेशन स्टेट का सिस्टम है वो बहुत सारी रीजन की वजह से वीक होया है, जैसे हमने ऊपर अभी पढ़ा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी हाई हो गई है, कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन आ गया है, आईटी रेवोल्यूशन, न्यूक्लियर वेपन्स, वॉर की सिचुएशन है, इंटरडिपेंडेंस है, ग्लोबलाइजेशन है। तो इन सब चीज़ों ने क्या किया है, नेशन स्टेट के जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको वीक किया है। ठीक है, नेशन स्टेट सिस्टम अपना आप जो बेसिक फंक्शन है इतने बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस हैज इमर्ज्ड। ठीक है, और वो डिफरेंट इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक काम करने की कोशिश कर रही होती हैं। इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही होती हैं, वो आर बाउंड टू रिमेन एंड इवन इंक्रीज इन द फ्यूचर। के इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, उनका रोल इंक्रीज करता जा रहा है। तो ये शो कर रहा है, ये पॉइंट्स जो शो कर रहा है कि नेशन स्टेट डेड हो गई है, लेकिन इट्स नॉट डेड। ठीक है, ये अभी डेड नहीं हुआ है। नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट अभी भी, जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, कौमियत का जो कॉन्सेप्ट है, वो मुल्कों के पास मौजूद है। बहुत सारे डिसीजंस ऐसे हैं जो कंट्रीज लेती हैं, इवन दे आर इफ दे आर सिग्नेटरीज ऑफ डिफरेंट ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज। जैसे ये जो कैपिटल पनिशमेंट है, जो फांसी की सजा दी जाती है, वो कहते हैं इंटरनेशनली इसको इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी समझा जाता है। ठीक है, तो कंट्रीज को ये कहे जाते हैं यूएन, क्योंकि वो यूएन के सिग्नेटरी हैं पाकिस्तान हम, तो बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर ये है कि अपनी ये जो सजा है, ये जो बात है कैपिटल पनिशमेंट की, इसको खत्म करें। राइट, बट क्यों हम ये शो कर रहे हैं कि नहीं भाई, हमने ये हमारा जो डिसीजन है कैपिटल पनिशमेंट का, दैट इज अकॉर्डिंग टू अवर इस्लामिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, कि जान के बदले जान है, तो हम इसको नहीं छोड़ सकते। तो दैट शोज कि नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी भी जिंदा है। ठीक है, अभी भी हम कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जो कि हम अपने कानून के मुताबिक लेते हैं, अपने हालात के मुताबिक देखते हैं, अपने जो इस्लामिक वैल्यूज हैं, क्योंकि पाकिस्तान इज एन इस्लामिक कंट्री। राइट, तो वो इस्लामिक वैल्यूज के मुताबिक वो डिसीजन लिए जाते हैं। या इन्होंने एग्जाम्पल ये दी हुई है कि फुटबॉल मैचेस। ठीक है, फुटबॉल मैचेस ये शो कर रहे हैं कि जिसके अंदर नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट ज़्यादा नजर आता है। कुछ लोग अपनी नेशन स्टेट के साथ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनके लिए मेहनत कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो ये इसका एक कंक्लूडिंग लाइन है कि जो ग्लोबलाइजेशन है हैज़ बीन अफेक्टिंग सॉवरेनिटी। ग्लोबलाइजेशन सॉवरेनिटी को अफेक्ट तो कर रहा है, बट सॉवरेन नेशन स्टेट्स स्टिल कंटिन्यू टू लिव एंड प्रोग्रेस इन दिस एज। लेकिन जो सॉवरेन नेशन स्टेट है, आज़ाद खुद मुख्तार रियासतें जो हैं, वो अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं और वो प्रोग्रेस करती जा रही है, उनकी तरक्की होती जा रही है। ठीक है, तो दीज आर द रेफरेंसेस फ्रॉम वेयर आई हैव कंपाइल्ड ऑल ऑफ दीज मटीरियल। ठीक है, ओके, सो थैंक यू। और